नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी उस क्षण को कोस रही होगी जब उसने योजना बनाई होगी कि अपने एक नेता को आगे करें और राहुल गांधी को घेरें। भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये दांव इस हद तक उल्टा पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी को यह बिल्कुल सपने में एहसास नहीं रहा होगा कि राहुल गांधी का कद अब इतना बड़ा हो चुका है कि गोदी मीडिया की भी मजबूरी हो गई है वो राहुल गांधी पे थोड़ी थोड़ी चर्चा दिखाना शुरू करे। आज लोकसभा में कांग्रेस के जो तेवर नजर आए हैं, कांग्रेस के जो हमले नजर आए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ गए हैं कि अब साहेब की वो चिकनी चुपड़ी बातें जनता के बीच अब बहुत असर नहीं कर रही हैं। पार्लियामेंट में पूछा गया कि मणिपुर में जल रहा है, 3 महीने होने को आ गए, आखिर प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं गए। कांग्रेस के लोगों ने सवाल किए और मजे की बात यह है कि जब गोगोई साहब प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे थे, गृह मंत्री पर हमला कर रहे थे, तो भाजपा के नेता खामोश बैठे थे। लेकिन गोगोई साहब ने जैसे ही अडानी का नाम लिया, भाजपा के नेता चिल्लाने लगे। गोगोई साहब ने पूछा भी कि मैं बीजेपी के नेता मुझे बताएंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर का, मैं होम मिनिस्टर पे आरोप लगाया, आप खामोश रहे, लेकिन एक उद्योगपति का नाम लेने से आप इतना कूद क्यों गए। जाहिर है भाजपा ऐसे हमलों के लिए तैयार नहीं थी। राहुल गांधी का मकान, राहुल गांधी की हैसियत सब लौटाने को तैयार है बीजेपी। बस बख्श दो मेरे आका स्टाइल में आ गई है भाजपा। ये बदले हुए राहुल गांधी है और ये बदली हुई कांग्रेस है जिसने भाजपा को दिखा दिया कि अब कांग्रेस पहले वाले मोड में नहीं है, कांग्रेस अब संघर्ष के मोड में है। और कांग्रेस की अगर खोई हुई जमीन वापस मिलने लगी तो साहिब का सिंहासन 2024 में डोलना तय है। राहुल गांधी के जो तेवर हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो तेवर हैं, वो 2024 में कांग्रेस को कितना फायदा दिला पाएंगे, इस विषय पर आज आप अपने देश के जाने माने पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे। आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, देश के एक ऐसे प्रोफेसर जो अपनी बेबाकी से, अपनी स्पष्टवादिता से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। वो प्रोफेसर रहे हैं, उनने MBA के और बिजनेस मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों को संदेश दिया है कि प्यार मोहब्बत के लिए, समाज में भाईचारे के लिए अपने को आगे रखना है। प्रदीप श्रीवास्तव ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। तमाम टीवी चैनलों में और अखबारों में आप उनको पढ़ते सुनते रहते हैं। आज हमारे संग डिबेट में शामिल होंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी मध्य प्रदेश से शामिल हो रहे हैं, एक ऐसे पत्रकार देश के तमाम बड़े बड़े अखबारों में जिनके लेख छपते हैं, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। और मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, जिनके बालों को देखकर मैं हमेशा रश करता हूं क्योंकि मेरे बाल उड़ रहे हैं और इनकी जुल्फे इतनी लहराती रहती है। बहुत शानदार पत्रकार हैं, बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी खासा दखल रखते हैं। तो शुरुआत फिर ऐसे हीरो वाले भाई अपने पत्रकार धनंजय जी से। धनंजय जी, राहुल गांधी एकदम बदले हुए तेवरों में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस एक बदले हुए तेवरों में नजर आ रही है। मैं इस विषय पे आपसे बात करूंगा। एक छोटे सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो हमारी टीम ने तैयार किया है, फिर आता हूं आपके पास। में एक नाम राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और वो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा में वापस आ चुके हैं और अब इंतजार है तो राहुल गांधी के फिर से सदन में बोलने का, क्योंकि जाहिर है कि राहुल जब बोलेंगे तो भाजपा के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि राहुल के तीखे सवालों का जवाब ना तो बीजेपी के पास होता है और ना ही PM मोदी के पास। वैसे सदन ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी राहुल लगातार भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। वो भाजपा और PM मोदी पर तो हमला बोल ही रहे हैं, साथ ही वो आम जनता से लगातार मिल रहे हैं। और राहुल की ये मुलाकातें राजनीतिक भी नहीं होती, फिर चाहे वो खेतों में किसानों से मिलना हो, ट्रक ड्राइवरों से मिलना हो, महिलाओं से मिलना हो या फिर मैकेनिकों से मिलना हो, राहुल लगातार लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान राहुल गांधी किसी से जो भी वादा पूरा कर रहे हैं उसे निभा भी रहे हैं।
फिर भले ही वो हरियाणा में महिलाओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराना हो या फिर किसी की मदद करना। यही वजह है कि राहुल के इन तेवरों ने पीएम मोदी और भाजपा की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। अब देखना यह है कि राहुल के इन तेवरों से 2024 में कांग्रेस को कितना फायदा होता है और 24 के चुनाव में राहुल के ये तेवर क्या गुल खिलाते हैं। धनंजय जी, जो कांग्रेस के तेवर हैं, जो राहुल गांधी के तेवर हैं, भारतीय जनता पार्टी को किस हद तक परेशान कर सकते हैं? कांग्रेस अगर इसी फॉर्म में आई तो लगभग 200 सीटें ऐसी हैं देश की जहां पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने सीधी भिड़ंत होती है और कांग्रेस बहुत पीछे थी, लेकिन अगर इन 200 सीटों पे इस बार सीधी भिड़ंत होती है और कांग्रेस अगर इन तेवरों में रहती है, आगे बढ़ाती है, भास्कर का सर्वे है कि कांग्रेस के 10% वोट बढ़े हैं। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी और कांग्रेस के ये तेवर 2024 में क्या गुल खिला सकते हैं? धनंजय जी। देखिए, तेवर और मैं बोलूंगा साथ में एक शब्द ऐड कर दूंगा, फ्लेवर। तेवर और फ्लेवर जो है ना, दोनों इस बार जो है देश की जनता को पसंद आ रहा है। और मोदी जी, मैं कहूं कि पूरी तरह से इस बार जो है ना वो घिर गए हैं। घिर ये गए हैं कि कहां तो मोदी जी का नाम लिया जाता था कि जहां नहीं बोलना है वहां भी जाके बोल आते हैं। अभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मणिपुर के इंतजार 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ बोलो, भाई कुछ बोलो, नहीं बोल रहे हैं। संसद में बेचारे खड़गे साहब जो है और उनके साथ जो विपक्ष के नेता थे वो कितने दिन कहते रहे, जब से मानसून सत्र हुआ वो लगातार बोलते रहे भाई बोलो, भाई बोलो। काहे को बोलेंगे, बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। आज फिर जब अविश्वास प्रस्ताव ला दिया कि भाई अब तो बोलना ही पड़ेगा, सब लोग कह रहे हैं अब तो मोदी जी को बोलना ही पड़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं मैं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा वो अभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो संसद आ ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि ये बोलती बंद क्यों हो गई और बोलती बंद होने के पीछे है कौन? और जो ओपनर बैट्समैन के तौर पे कांग्रेस ने लाया और जो ओपनर बैट्समैन के तौर पे भाजपा ने लाया, दोनों को आप देख लीजिए और आपको समझ में आएगा कौन टीम जीतने वाली है, कौन टीम हारने वाली है। एक आते हैं गौरव गोगोई, जो असम के सांसद हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को भली भांति जानते हैं। वो पूरा का पूरा अपना भाषण मणिपुर पर केंद्रित रखते हैं, क्योंकि मणिपुर के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार गिराने के लिए तो लाया नहीं गया है। मालूम है सबको कि सरकार नहीं गिरने वाली है। फेविकॉल का मजबूत जोड़ लगा हुआ है और फेविकॉल जो है ईडी है, सीबीआई है। यहाँ तो फेविकॉल का मतलब होता है ईडी और सीबीआई। अब देखिए अभी जो है ईडी संसद में भी धमका देती है मंत्री के, ईडी आपके घर भी जाएगी। और देखिए वहां झारखंड ईडी पहुंच गई, सम्मान दे दिया है हेमंत सोरेन को, क्योंकि हेमंत सोरेन मजबूती से खड़े हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट हर जगह नहीं मिलता है। लालू प्रसाद यादव इनके सॉफ्ट टारगेट नहीं हो सके और लालू प्रसाद, एक अकेला लालू प्रसाद जो है सब पे भारी पड़ गया। ये भी इनको चिंता है कि ईडी सीबीआई से भी अगर नहीं डरेगा तब क्या करेंगे, क्योंकि बोलने से भी नहीं डर रहा है। राहुल गांधी को आपने सदस्यता खत्म कर दी, फिर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद वापस आए, तो क्या किया आपने? तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है संजय भाई कि जो तेवर है कांग्रेस का, वो तेवर अपने मूल तेवर में है। कांग्रेस को इसी तरह से लोग पसंद करते रहे। और मैं एक लाइन और आगे बढ़ा के बोलूं तो नेहरू जहां से चले थे और जहां जाकर के रुक गए थे, मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहीं से आगे बढ़ाना चाहते हैं यात्रा। और नेहरू की किताब बड़ी फेमस रही है, यहाँ सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दर्शक भी ढेर सारे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। भारत एक खोज लिखी किताब जिसपे सीरियल भी बना, जो श्याम बेनेगल साहब ने सीरियल बनाया था, बहुत चर्चित सीरियल था, भारत एक खोज। अब भारत एक खोज जो है, जो आइडिया ऑफ इंडिया भी जिसको कहते हैं हम, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? और राहुल गांधी उसी आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते नजर आते हैं। और उस आइडिया ऑफ इंडिया को समझने के लिए उन्होंने लंबी पदयात्रा की। वो खेत में धान रोपने उतर जाते हैं, वो ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, वो सब्जी मंडी चले जाते हैं, वो मणिपुर चले जाते हैं, जो महिलाएं शिविरों में रो रही हैं उनके पास चले जाते हैं, वो आपके प्रदेश में जिनके साथ बलात्कार हुआ या जो बलात्कार, जिनके घर की लड़की का बलात्कार हुआ, जला दिया गया, उनके साथ जाके रोने लगते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और गृह राज्य मंत्री अभी भी बने हुए हैं, जिनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी,
उनके उसके उन किसानों के घर जाते हैं, वो वहाँ दर्द बांटते हैं। वो जो है किसी की आंख महिला की नहीं थी, वो हरियाणा की महिला किसान महिला थी, उसको ऑपरेशन करवा देते हैं। निर्भया कांड हुआ, उसके भाई के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो हर जगह पे संसद में जिस तरह से खड़े रहते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, क्यों बीजेपी को ये निर्णय लेना पड़ा कि हम स्पंज कर दें उनके भाषण? क्यों आपने कहा, आपकी जो वीडियो दिखाया कि जब गौरव गोगोई ने अडानी का नाम लिया तो संसद में सब चिल्लाने लगे? क्यों हुआ कि मोदी जी अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं? क्यों उनके जितने सांसद अब तक बोले हैं, कोई हनुमान चालीसा सुना रहा है, कोई बोल रहा है तुम्हारी औकात बता दूंगा, कोई बोल रहा है कि जो है वो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के बारे में बोल देता है कि आप अपने बेटे को सेट कीजिए, आप अपने जो है दामाद को भेंट दीजिए। ये कौन सी भाषा है? तो ये निचली भाषा पे उतर आए हैं और मुझे लगता है इनके जाने का समय आ गया है। जी संजय ये भाई। ये एक नई बात है आप कह रहे हैं, और बड़ी मजेदार बात है कि जाने का समय आ गया। लेकिन मैं एक नई चीज देख रहा था संसद की बहस में। ये वो संसद है जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विद्वान नेता बोला करते थे। लोग अपने काम धंधे छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना करते थे, चाहे कांग्रेस के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, कम्युनिस्ट हों। लेकिन लगते थे, वो कहते थे कि मां सरस्वती का वास है शायद। इस सदन में देश के बड़े बड़े योग और विद्वान लोगों ने हिस्सा लिया है। जब वो सदन में बोलते थे, मंत्री के रूप में बोलते थे, विपक्ष के नेता के रूप में बोलते थे, सांसद के रूप में बोलते थे, तो लोग सुनते थे कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र का मंदिर है। आज मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं एक सेंट्रल मिनिस्टर का वीडियो, और मुझ पे अगर मानहानि का, संसद की मानहानि का मुकदमा हो, संसद की मानहानि पर सजा हो, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सड़क छाप गुंडे की भाषा है, और मैं जरूर कहूंगा कि मैं आज शर्मिंदा हूं कि एक सड़क छाप गुंडे टाइप का व्यक्ति पार्लियामेंट में इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और मैं आज शर्मिंदा हूं कि देश में आज भारत का ये वीडियो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत क्या अब इतना गिर गया है कि एक सेंट्रल मिनिस्टर संसद में खड़े होकर एक गुंडों की भाषा बोलेगा। मैं वीडियो सुनवाता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ, व्यक्तिगत अरे बैठ पीछे। तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर कैसा क्या नजारा है! आप सोच सकते हैं ये भारत का लोकतंत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं ये भारत की संसद है। कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे गुंडे भाषा में बैठ बैठ तेरी औकात निकालूंगा। ये चौराहे पे गुंडों की भाषा संसद में बोली जा रही है, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर है। सेंट्रल मिनिस्टर सड़क छाप के गुंडों की भाषा बोल रहा है। हमारा लोकतंत्र यहां तक आ गया। हमारा लोकतंत्र और कितना गिरेगा? सड़क छाप गुंडों की भाषा पार्लियामेंट में बोली जाएगी। अखिल स्वामी जी, आपने पूरा जिंदगी अध्यापन किया है, पूरी जिंदगी आपने भाषा पे कमांड की है। क्या कभी सोचा था आपने कि सेंट्रल मिनिस्टर ये सड़क छाप भाषा देश की पार्लियामेंट में बोलेगा और हम खामोश होकर देखते रहेंगे? अभी हमें कितने और बुरे दिन देखने हैं इस संसद के अंदर, अखिल स्वामी जी। देखिए संजय जी, ये बात बिल्कुल आपने सही की कि हम लोग अटल जी के भाषण को सुनने किलोमीटर पैदल जाया करते थे और ये सोचा करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि इसी प्रकार मां सरस्वती हमारी जीवा पे विराजें और हम अटल जी जैसा बने। आज भी मैं ये भाषण सुनता हूं, नारायण राणे का भी सुनता हूं, निशिकांत दुबे का भी सुनता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे जबान पे ये राक्षस जैसी भाषा न विराजे। और मैं सबको सिखाना चाहता हूं, ये देखें, इनकी भाषा को देखें और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी भाषा न बोलें।
दूसरी बात आपने कहा कि राहुल गांधी के तेवर, देखिए तेवर शब्द जो है आपने देखा था हमारे आदि पुरुष जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, शाम को कहा गया था कि उनको राज सिंहासन मिलने वाला, अगले दिन उनका राज तिलक होगा। और अगले दिन सुबह जब मंथरा और कैकेयी ने अपना गेम खेला, उसके बाद उनसे कहा गया कि आपको 14 साल के वनवास में जाना पड़ेगा। आपने भगवान श्री राम के चेहरे पे कोई परिवर्तित भाव देखे थे क्या? आपने इतनी कथाएं पढ़ी हैं, राम न तो खुशी में आए थे जब उनको राजगद्दी मिलने वाली थी, और न अवसाद में आए थे जब उनकी राजगद्दी छीनकर उनको 14 साल का वनवास दिया गया था। देखिए मैं ये तुलना कर रहा हूं आज में, ये तेवर नहीं है, ये दो संस्कार हैं और ये कंट्राडिक्टरी संस्कार हैं, ये विरोधाभासी संस्कार हैं। एक संस्कारी व्यक्ति ऐसा है, एक जो हमें बता रहा है कि हमारे भारतवासियों को कैसा होना चाहिए, अपने धुर विरोधी को लोकसभा के अंदर जाता है, गले लगाता है, और विरोधियों को भी आश्चर्य होता है कि आदमी मुझसे गले लगने क्यों आ गया, और वो कहता है कि आई लव यू। इसकी बहन अपने पिता के हत्यारों को कहती है कि इन्होंने बहुत सह लिया, इनको माफ कर दो। ये संस्कार हैं। निशिकांत दुबे के संस्कार देखिए आप। निशिकांत दुबे अपने मामा का संदर्भ लेते हैं कि मेरे मामा ने अपने पैर गंवा दिए जब वो मणिपुर के युद्ध में गए थे और आतंकवादी घटना हुई थी। अरे निशिकांत दुबे साहब, मामा का संदर्भ क्यों लेते हैं? अगर आपको मणिपुर के लोगों का थोड़ा भी ध्यान होता तो आप मणिपुर गए क्या? चलिए मोदी जी नहीं गए, मोदी जी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां जाएं, क्योंकि वहां पे लोग जो हैं आज की तारीख में मोदी जी को आने देना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो मैतेई हो, चाहे नागा हो, चाहे मिजो हो, वो नहीं चाहते कि मोदी जी वहां जाएं। लेकिन निशिकांत दुबे जी, अगर आपके मामा इतने वीर थे, उन्होंने पैर गंवाए थे, तो आप तो मणिपुर चले जाते, कोई दूसरा दल तो चला जाता, वहां की महिलाओं के जो जख्म हैं उन पे फाहा तो आपने लगा दिया होता। तो वास्तविकता में ये दो, और आपने संजय जी सुना होगा जब राहुल गांधी आजादपुर मंडी गए, आजादपुर मंडी में जो सब्जी वालों से उन्होंने बात की और सब्जी वालों ने जो उनको बताया, आपका हृदय विदारक, एक प्रकार से आपका कलेजा हाथ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा सब्जी वालों ने कि साहब फैक्ट्री में काम करते थे, जब इन्होंने नोटबंदी की हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, और आज हम दिन में 50-100 रुपए के लिए यहाँ पे, क्योंकि हर आदमी जिसकी नौकरी छूटी है वो सब्जी का ठेला लेके घूम रहा है और आजादपुर मंडी में घूम रहा है। बच्चे उनके कहते हैं 10-12 साल के कि प्राइवेट स्कूल में तुमने मेरी आदत खराब करा दी, अब ये सरकारी स्कूल में क्यों भेज रहे हो, 2-2 दिन खाना नहीं बनता है। ये देखिए, ये है विरोधाभास, ये है दो। तो भारत को ये असल में चुनना है, आज की तारीख में देश की जनता को चुनना है। उनको चरित्र कैसा चाहिए, उनको संस्कार कैसा चाहिए, उनको क्या, देखिए आप अपने घर में जब आपकी बेटी की शादी होगी, दामाद कैसा चुनना पसंद करेंगे, जब आपके बेटे की शादी होगी आप बहू कैसा चुनना पसंद करेंगे? ऐसा दामाद चुनेंगे जो छाती पे हाथ मारे और कहे कि मेरा 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी? या आप ऐसा दामाद और ऐसी बहू जो संस्कारी हो, जो प्यार मोहब्बत की बात करे, जो आपकी इज्जत करे, आप उसको स्नेह दे, उसको दुगना करके वापस करे? तो ये देश की जनता के सामने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा है आज की तारीख में, कि उनको दुर्दांत लोग चाहिए, नारायण राणे जैसे लोग चाहिए, निशिकांत दुबे जैसे लोग चाहिए, या राहुल गांधी और प्रियंका जैसे लोग चाहिए जो प्रेम और मोहब्बत की बात करते हैं, जो कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात करते हैं? तो विकल्प देश के सामने खुला हुआ है। और मुझे जो लगता है, मेरा अनुभव एज ए शिक्षक जो है, ट्रेंड लाइंस बदल गई हैं। और मैं आपको एक थोड़ा सा अंदाजा दे दूं, अगले चुनाव में 2024 में 27% वोट बीजेपी को और एनडीए को मिलेगा, 60% वोट इंडिया को मिलेगा। बाकी सीटों की गणना आप खुद कर लीजिए। माय गॉड, आप तो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आपको तो गुणा भाग बहुत अच्छा आता है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, मैंने जो वीडियो आपको दिखाया तो निशिकांत दुबे की भाषा थी, तो जो निशिकांत दुबे जी की कंपनियों के लिए क्या क्या कहा जाता है पूरा देश जानता है। संसद में क्या सेंट्रल मिनिस्टर की ये भाषा कोई सोच सकता था? क्या ये राहुल गांधी के तेवरों का असर है? क्या ये कांग्रेस के डर का असर है कि भाजपा के नेता अपनी मर्यादा भूल रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि वो सड़क के चौराहे के गुंडे हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर हैं? ये सीन कहां तक ले जाएगा, कितना गिरेंगे?
डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, ये लोकतंत्र संकेत क्या दे रहा है? संजय जी, आपने जो बात शुरू में कही थी मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत शर्मिंदा होने वाला दिन है। हमारे देश की संसद में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में यह दिन देखने को आएगा जब अविश्वास प्रस्ताव जिसके खिलाफ रखा गया, जिस सरकार के खिलाफ है, उसका मुखिया नदारद, और उसने ऐसी संस्कारवान जो संघ परिवार के संस्कारवान है, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा से आगे बढ़ नहीं पाए, जिनकी जिंदगी व्हाट्सएप से ही शुरू होती वहीं पे खत्म होती। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने संसद में जवाहरलाल नेहरू का भाषण नहीं सुना, उन्होंने संसद में मधु लिमाई का भाषण नहीं सुना होगा, उसका वीडियो नहीं सुना होगा, उन्होंने संसद में आम्बेडकर का भाषण, उसका जिक्र नहीं देखा होगा कहीं, उन्होंने संसद में राम मनोहर लोहिया के बारे में नहीं सुना होगा, उन्होंने यही सुना होगा जैसे नारायण राणे जी ने कहा अरविंद सावंत के बारे में जो मुंबई के हैं। दरअसल नारायण राणे वही हैं जो वो बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं वही उनकी भाषा है, और निशिकांत दुबे जी की भाषा वो है जो उन्हें संघ परिवार ने सिखाई थी, जो लतीफे उन्हें व्हाट्सएप से मिले थे, जो बातें उन्हें कहनी थी वो उन्होंने कह दी। अब हुआ ये कि वो जो रट के आए थे, जो तैयार करके आए थे राहुल गांधी के खिलाफ भाषण, वो उन्होंने पढ़ दिया और वो भूल गए कि वो भाषण किसने दिया था। अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए पहला भाषण किसने दिया था ये भूल गए, उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होते तो ऐसी बात करते नहीं। तो सारी बातें व्यक्तिगत आक्षेपों पर आ गई, और व्यक्तिगत आक्षेप और घटिया आक्षेप लगाने में उन्होंने कोई और कसर नहीं छोड़ी। दुर्भाग्य की बात यह मुझे लगी कि आज के दिन पार्लियामेंट में धनखड़ साहब ने जो बर्ताव किया डेरेक ओब्रायन के साथ, वो भी बहुत गरिमामय नहीं था। मुझे याद आया सुप्रिया सुले का ये भाषण अभी, जब उन्होंने कहा कि श्रीमान जी 9 साल में 9 राज्यों की सरकार आपने गिराई है, ये आपने बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है कि 9 राज्यों की सरकारें आपने गिराई। महाराष्ट्र की 2 बार गिराई, मध्य प्रदेश की 1 बार गिराई, कर्नाटक के गिराई, बहुत सारे राज्यों। महंगाई की बातें उन्होंने कही, पर एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई, जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आता है, किसी मंत्री के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, सरकार के खिलाफ प्रस्ताव है। और सरकार का मुखिया जो भी होता है उसका दायित्व है कि वो सदन में रहे, सारे आरोप सुने, उनके जवाब नोट करे और फिर दे। लेकिन हमारे सरकार के मुखिया को संसद परिसर में होते हैं, वो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जाते हैं, लेकिन संसद के सदन में नहीं जाते। इससे बढ़कर संसद की गरिमा गिराने वाला काम क्या होगा? मन की बात करते हैं, केवल अपने मन की बात करते हैं, देश के मन की बात भी कर लें, लोगों के मन की बात करें, और मूल बात है कि सुनना भी आना चाहिए। राहुल गांधी के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, और वो ये बात जानते हैं कि उन्हें कब बोलना है, और ये भी जानते हैं कि कहाँ बोलना है। वरना राहुल गांधी भी दिन भर मन की बात करते रहते और तमाम सोशल मीडिया पे उनकी मन की बात चलती। तो ये बोलना ही काफी नहीं है, ये जानना काफी है कि कहाँ बोलना है और किन लोगों के बीच बोलना है, क्या बोलना है। अब प्रधानमंत्री जो देश के लोगों से मन की बात करते हैं वो बात करते नहीं है। और निशिकांत दुबे नाम के शख्स जो हैं वो सदन में बोलते हैं कि वो द्रौपदी याद आती है, उन्हें युधिष्ठिर याद आते हैं, दुर्योधन याद आते हैं, और मणिपुर की बात नहीं करते। उन्हें असम याद आता है पुराना, लाल डेंगा याद आते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट याद आता है, उन्हें याद नहीं आता आज का मणिपुर नहीं देखोगे। तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है, और मुझे लगता है कि हमारी संसद की गरिमा पिछले कुछ दिनों में जितनी नीचे गिरी है वो बेहद शर्मनाक है। संसद की गरिमा को बचाए रखने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है, वो अपना दायित्व नहीं निभा रही। और अब मुझे बहुत दुख हुआ इस शब्द को सुनते हुए जो गोगोई साहब ने कहा सदन में, अविश्वास प्रस्ताव रखते हुए सांसद गोगोई ने कहा, गौरव गोगोई ने, कि हम विनती करते हैं प्रधानमंत्री से, विनय करते हैं। तो प्रधानमंत्री को विनय करने की जरूरत पड़े? देश की बात सुनने का उन्हें वक्त नहीं है, केवल अपनी मन की बात कहते हैं। और ऐसी मन की बात करते हैं कि जो रेडियो पे चलती है और टीवी पे दिखाई जाती है। एक मन की बात का खर्च 8 करोड़ रुपए है। ऐसी मन की बात करने वाला आदमी देश की जनता की बात नहीं करता।
मणिपुर की महिलाओं की बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता। चीन ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं आज सदन में, उसके बारे में भी बात हुई, मनीष तिवारी ने कहा, उसके बारे में बात नहीं करते, बात करते हैं अपने मन की और गुलमुल बात है। अब मैं आपको संजय जी अभी से भविष्यवाणी कर देता हूं कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे 2G, 3G, जीजाजी, कोयला, फिर वो कहेंगे ईडी, फिर चारा, फिर माँ बेटा, फिर चीन की बात करेंगे, फिर पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर वो बात करेंगे कि मैंने कितनी बहादुरी काम की, हमने नई संसद बना दी, नया, जो आज निशिकांत दुबे कह रहे थे कि इतना विकास हुआ कि विपक्ष के पास करने के लिए कोई बात है ही नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात ये मुझे मजाक लगा, लतीफा लगा कि वो कह रहे हैं कि विपक्ष इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया है कि वो देश का विकास नहीं देखना चाहता, और मोदी जी के राज में तो भारत विश्व गुरु बन गया, उनके कहने का आशय यही था, शब्द चाहे जो भी हो। तो मुझे लगता है कि संसद की गरिमा गिराने वाला दिन आज का रहा, जिस दिन हमारे राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, जिन्होंने एक और सांसद को, राज्यसभा के सदस्य को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया, मुझे वो बात भी अच्छी नहीं लगी। और डेरेक ओब्रायन का नाम लेके जब आपने 4 बार ये बोल दिया कि डेरेक ओब्रायन 4 बार मेरे केबिन में आए और मैंने उनकी बात सुनी, तो डेरेक ओब्रायन को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने कोई गैर कानूनी असंसदीय मर्यादा वाली बात नहीं कही। तो सदन की गरिमा ऊपर से लेके नीचे तक तार तार हो रही है। और निशिकांत दुबे जिस महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की बात कर रहे थे, वो चीरहरण आज सदन की मर्यादा के साथ पूरे देश ने देखा। और आश्चर्य की बात थी कि गोदी मीडिया ने वो शब्द ही तत्काल विज्ञापन चला दिए जब सदन में अडानी जी का नाम लिया गया, माननीय अडानी जी का, जब पूंजीपति कहा गया, तो आश्चर्य की संसद टीवी में भले ही चल रहा, लेकिन तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल है उन्होंने वहां विज्ञापन चालू कर दी। तो सदन की मर्यादा, मीडिया की मर्यादा तार तार होने का दिन है। और हमें पता है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरेगी, सबको पता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे उसी का इंतजार है। संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है कि, और मुझे तो दूसरी बात लगती है, मुझे लगता है कि अगर ये मजबूरी नहीं होती, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं होता प्रधानमंत्री का, तो शायद प्रधानमंत्री आते ही नहीं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनको संसद में आना पसंद ही नहीं है। वो एक्चुअल में वो विश्व के इतने बड़े नेता हुए हैं कि उनको लगता है कि संसद में जो बैठने वाले लोग हैं मेरे स्तर के ही नहीं है। मैं ऐसा नेता हूं जो एक फोन पे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देता हूं। मैं ऐसा नेता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति मुझसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। और मैं ऐसा हूं जो एक छोटे से द्वीप का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मेरे पैर छूता है, तो मैं कहां इन लोगों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री का ये भाव, प्रदीप जी, लोकतंत्र को कितना कमजोर करता है। आपने, प्रदीप जी, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, आप दिल्ली के जाने माने पत्रकार रहे हैं, तमाम अपने पार्लियामेंट में मिनिस्टर देखे हैं, प्राइम मिनिस्टर देखे हैं। कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो संसद आना ही नहीं चाहता, जो बात ही नहीं करना चाहता? आज नो कॉन्फिडेंस मोशन है, प्रधानमंत्री को हाउस में रहना चाहिए, बात सुनना चाहिए। क्या क्या साइकोलॉजी है प्रदीप जी? ये माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्रदीप जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपने सही कहा, वो यूएनओ में बैठना पसंद करते हैं, वो G20 में बैठना पसंद करते हैं, वो लपक के जाते हैं, गले लगाते हैं, और आप देखते होंगे वो काम करते हैं उन लोगों से मिलने के बाद जैसे लगता है बिछड़े हुए साथी मिल गए, जो प्रोटोकॉल के, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के एकदम अलग होता है, जिसको देख के कभी कभी खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं करीब 23-24 साल संसद कवर किया हूँ, लोकसभा कवर किया हूँ। 12 साल से मैं सेंट्रल हॉल का पास में मेरे पास था। लेकिन जो आज आप जो कह रहे हैं, आज जो लोकसभा में मैंने देखा टीवी पे, वो निहायत ही शर्मनाक था। और आप ये देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव की, जनरली ये होता है कि अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जिसकी मंजूर होती है, बहस को इनिशिएट वही करता है, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, चाहे जिसकी भी नोटिस हो, जिसकी नोटिस स्वीकार की जाती है, बहस वही शुरू करता है।
गोगोई की गौरव गोगोई की जो है वो एक्सेप्ट की गई थी, उसी के नोटिस पे बहस चल रहा था, तो उन्हीं को बोला था। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, मान लीजिए राहुल गांधी को बोल रहा था, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री उठ के चैलेंज दे रहा है और ये बच्चों की तरह बात कर रहा है कि क्यों डर गए, आप नहीं बोल रहे हैं, क्या बात हो गई। और उसके साथ उसके बाद जो दूसरी चीज सामने आई वो और खतरनाक है, उसके बारे में भी पता नहीं कैसे हुआ। आप याद करें, राहुल गांधी को अगर पहले बोलना था, उसके जगह जो है गौरव गोगोई बोले, और बाद में जब ये बोलने को उठे निशिकांत दुबे, तो पता चला कि उतने देर में, जितने देर में वो बोल रहे थे गोगोई, उतने देर में स्कोलिंग जो है वो स्कोल पे केवल ये आ रहा था कि उपलब्धियां आ रही थी सरकार की, और ये आ रहा था, जिसको लेके 5-10 मिनट तक हंगामा हुआ। मतलब ये शक पैदा होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के भाषण को नल एंड वाइट करने के लिए ये तरीका था। चूंकि राहुल नहीं बोल रहे थे, इसलिए बीजेपी के बड़े बड़े लोग, संसदीय कार्य मंत्री से लेके सब बौखला गए, योजना फेल हो गई। मतलब आप एज ए परसेप्शन, एज इंटरप्रिटेशन करें तो ये सब आएगा सामने। और उनकी हालत भी खराब थी स्पीकर की, स्पीकर के पास भी सफाई देने के लिए कुछ नहीं कहा। दूसरे, मैं पहली दफा देख रहा हूं अब विश्वास प्रस्ताव पे बहस सबसे इंपॉर्टेंट बहस होती है किसी भी पार्लियामेंट के लिए, उस पे बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है किसको इनिशिएट, किसको पहला बोलने का चांस दी। निशिकांत दुबे की हायरार्की में, बीजेपी के हायरार्की में, वरिष्ठता में, या आप कह लीजिए प्रतिभा में कौन सा स्थान है, सिवाय इसके कि कल वो न्यूज लीक को लेके, चाइना न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर हल्ला मचाए। इसलिए मतलब बच्चों की तरह ये बीजेपी जो है संसद को, सरकार की गर्मा, संसद ही नहीं सरकार की गर्मा को, सत्ता पक्ष की गर्मा को घुमा रही है, और वो डरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज जो भाषण में आप ये देखिए, निशिकांत दुबे का भाषण क्या था, वो जो बोले वो तो बहुत गंदगी की तरह बोले। मतलब वो तो पार्लियामेंट में पहली बार आने वाला आदमी नहीं बोल सकता है कि बेटे को ये और दामाद को ये, इस तरह की बातें जो है, और वो भी सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ सदस्य पे, जो यूपीए की चेयरमैन भी रह चुकी है, कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आप सीधे सीधे व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तरह लोग हंस रहे थे और जिस तरह वो कर रहे थे, इतना बड़ी बात ये थी कि इतना डरे हैं कि निशिकांत दुबे इंडिया को, जब गठबंधन को, उसको तोड़ रहे थे, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे थे कि टीएमसी क्या है, ये क्या है, ये इनके साथ ये क्या थे। लेकिन उस आदमी को जो तीसरी या चौथी दफा लोकसभा मेंबर है, इतना उन्होंने एक चुनौती दी कि हम वामपंथियों से विचारधारा के खिलाफ है, कभी साथ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं साथ रहे हैं आप भाई? आप रहे हैं 89 में साथ रहे हैं, तो ये उनको इतिहास में नहीं मालूम है और पॉलिटिकल थिंक में नहीं मालूम। जहां तक राहुल गांधी से स्टार्ट किए थे, अब राहुल गांधी का तेवर का सवाल है। राहुल गांधी देखिए, अभी प्रोफेसर स्वामी जी ने राम के कैरेक्टर से, संस्कार को लेकर राम के कैरेक्टर से तुलना की। 10 साल पहले मैंने केवल इतना कहा था कुछ लोगों के सामने कि हिंदुस्तान के 2 पॉलिटिशियन को मैंने देखा, एक तरह से राजनीति में उतरे हैं। एक महात्मा गांधी को देखा, जो जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो वो सीधे नहीं कांग्रेस ज्वाइन किए या पॉलिटिक्स में नहीं आए, वो पूरा देश घूमे। पहले पूरा देश का जो है 5-6 महीना उन्होंने चंपारण से लेके हर जगह घूमे। उसके बाद राहुल गांधी, आप लोगों में से कई लोगों को याद होगा, राहुल गांधी जब आए 2009 में शायद, तो उस समय वो पूरा देश घूम रहा था। वो आदमी कई जगह गया, वो किसानों के बीच भी गया, वो दलितों के घर में जाके खाना खाया, जिसकी नकल करके फिर अमित शाह और उन लोग जाके बाद में खाना खाया। तो हमको लोग एकदम गाली देने लगे, तुम गांधी से मुकाबला कर रहे हो, राहुल गांधी से। और उस समय सही, अगर गांधी साहब राहुल गांधी से मुकाबला करते तो एक आध को 2 छोड़ के बाकी तो आपके पीछे लाठी लेके दौड़ जाते। राहुल गांधी जो था वो है, आज भी वही है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, क्योंकि होता है ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि हीरा रहेगा तो वो धीरे धीरे अपना जगह पा लेगा। फिर उसने परिमार्जित किया अपने को, काफी परिमार्जित किया उसने, एरोगेंसी थी उनमें,
इसमें कोई संदेह नहीं। एरोगेंसी नहीं रहती तो प्रेस क्लब में फाड़े नहीं होते बिल। उन्होंने धीरे धीरे या कई जगह बाह भी नहीं चढ़ाते, वो उस पे उन्होंने धीरे धीरे वो किया। और आज ये हालत है कि अगर पूरी सरकार डरी है किसी से तो राहुल गांधी के एक्सेप्टेंस आप इसी से सोच लीजिए। कल जब पहली दफा मंडे को पहुंचे वो पार्लियामेंट में, तो संजय जी गेट पे केवल कांग्रेस के सांसद नहीं खड़े थे, इंडिया के पूरे सांसद जो है वहां पे, मतलब जो गठबंधन है उनके सांसद थे, और वो उनके साथ महात्मा गांधी की मूर्ति तक गए। और फिर वो करुणानिधि के डीएमके के दफ्तर में जाके करुणानिधि की फोटो को उन्होंने प्रणाम किया। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस कांग्रेस में है, ये बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस अब पूरे गठबंधन में है, जो आज लोकसभा में भी दिखाई दी। इसलिए ये चीज जो है निश्चित तौर पे, ये जो आप 2024 की बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे ये खतरा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज और जो आपने स्वामी जी ने कहा या प्रकाश साहब ने कहा, पार्लियामेंट में जनरली अविश्वास प्रस्ताव जब होता है, हमने 2-3 अविश्वास प्रस्ताव देखा है, मतलब मैं 89 से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट, तो इनका भी देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी देखा, चंद्रशेखर का भी देखा, सबका देखा मैंने। तो उसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं मैक्सिमम, मतलब हमेशा नहीं मौजूद। 2 दिन चलेगा तो 2 दिन लगातार नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम शुरुआत में और कुछ देर तक, काफी देर तक बैठे रहते हैं, नोट भी करते रहते हैं। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री को नोट भी करते रहते हैं। लेकिन आज उन्हीं की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है प्रधानमंत्री के, तो वो आप कह रहे हो सही, वो आप वो साइकोलॉजिकल उनका आप देखते नहीं, हवाई जहाज से उतरते हैं तो अकेले उतरते हैं, लगता है वही पायलटिंग करके आए हैं, न पीछे को, और वही सिक्योरिटी में है। वो लाशों को जाएंगे नतमस्तक श्रद्धांजलि देने भी, तो भी फ्रेम में अकेले रहेंगे। वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखने भी है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ये साइकोलॉजी है प्राइम मिनिस्टर की, अकेले रहने की। छोटे छोटे कमेंट ले लेते हैं। धनंजय जी जो ये बात कह रहे हैं, प्रदीप जी आप क्या सहमत हैं इस बात से? सहमत होना ही पड़ेगा। जिस तरह का माहौल है उसमें सहमति दिखाना आसान काम नहीं। और मैं तो इस चिंता में हूं, बल्कि एक चिंता का विषय है ये कि संसद और सड़क, जिससे लोहिया जी अक्सर कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अब लोहिया जी होते तो मैं उनसे सवाल करता, मैंने एक दिन और इस पर चर्चा रखी थी कि जब संसद और सड़क दोनों एक जैसी हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो अभी इसका जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं कि संसद और सड़क जब एक जैसी हो जाए तो फिर क्या करें हम, क्योंकि बहुमत तो सड़क पे चल रहे लोगों का ही है। संसद में चुन के भले जाते हैं 543, और वो कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं। अगर जनप्रतिनिधि ऐसे है 543 में से बहुमत उनका है जो सड़क छाप भाषा बोलते हैं, फिर तो चिंता का विषय है ये। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये बड़ा खराब बात है कि अगर ऐसे लोगों का बहुमत है कि जो सड़क छाप भाषा बोलते हैं, तो ये चिंता जाहिर है कि संसद में फिर होगा क्या। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अगर भाषा ऐसी बोली जाएगी तो फिर क्या होगा हाउस में? देखिए संजय जी, अगर इस तरह के लोग मेरी क्लास में होते और मैं टीचर होता और इस टाइप के मेरे क्लास में स्टूडेंट्स होते और ऐसी भाषा का उपयोग करते, तो या तो कुर्सी के ऊपर खड़ा कर देता या क्लास से निकाल के बाहर करता। देखिए, ये जो संस्कार दिखा रहे हैं, ये वास्तविकता में संस्कार देश के लिए हानिकारक हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज की तारीख में 2 दिशाओं में देश को आप 2 दृष्टि से देखना चाहते हैं। और ये देखिए G20 की जो मीटिंग जो इन्होंने रखी और उसके बाद इन्होंने सोचा इलेक्शन में उसका फायदा उठाएंगे, जिस प्रकार से सारे विदेश से ये लेटर्स आ रहे हैं, ये हमारे विदेश मंत्रालय से पूछा जा रहा है, इज इंडिया सेफ टू ट्रेवल? 75 साल में कभी ऐसा हुआ है क्या? क्योंकि दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर आग लगी हुई है और आग लगाने वाले यही लोग हैं। आज निशिकांत दुबे ने कंपैरिजन किया, उन्होंने बना दिया मोदी जी को द्रौपदी कि चीरहरण हो रहा है और बाकी लोग चुप बैठे हैं सबका। अरे मूर्ख महाराज, जो मणिपुर के अंदर वहां नारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनका
वस्त्र हरण हो रहा है और आपके पार्टी की तरफ से अमित शाह को छोड़ के एक आदमी नहीं गया और वहां गृह युद्ध की स्थिति है। अरे वो नारी द्रौपदी हैं या ये 7 ड्रेस बदलने वाला आदमी, 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 करोड़ की कार में घूमने वाला द्रौपदी है। द्रौपदी का अपमान तो मत कीजिए, कम से कम पूरी महाभारत को कम से कम बदसूरत तो मत बनाइए। बिल्कुल ठीक है अखिल स्वामी जी, ये पहली बार हुआ कि एक बीजेपी का सांसद अपने प्रधानमंत्री की तुलना द्रौपदी से कर रहा है। अब मुझे नहीं पता आज निशिकांत जी ने जो किया, बहुत मजेदार बात। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कमाल का ये आदमी है और कल रोनी सिंह ने इसको चैलेंज किया था। रोनी सिंह का नाम इसने आज भी लिया। असल में रोनी सिंह ने बड़ा दर्द दिया। निशिकांत दुबे की फर्जी डिग्री का मामला हो और उनके किससे संबंध हुए, रोनी सिंह ने तो लिख दिया कि इससे मनहूस आदमी नहीं हो सकता, जिसके साथ ये आदमी रहा है वो आदमी डूब गया। उन्होंने लाइन से गिनाए, एसआर ग्रुप के कहानी से लेकर राजनाथ सिंह की। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी जी गजब कर दिया था आदमी ने। आज ये कह रहा है कि परिवारवाद की बात करो, और जैसे ही परिवारवाद का नाम ले रहे हैं और राजनाथ सिंह को उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए हमारे राजनाथ सिंह शिक्षक थे। अब राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं, इस बात को सब जानते हैं। तो ये राजनाथ सिंह के कभी करीबी थे, बाद में राजनाथ जी ने इनको लतिया के भगा दिया। लेकिन अपनी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परिवारवाद का उदाहरण देगा तो राजनाथ सिंह का नाम लेगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, इतना जोकर शख्स कैसे हो सकता है बीजेपी में? देखिए, जानबूझकर उसे पेश किया गया था कि पहला जवाब वही देंगे सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। उन्हें लगा होगा कि ये थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेंगे और दर्शकों की संसद टीवी की टीआरपी थोड़ी बढ़ जाएगी, शायद ये अंदाज रहा होगा उन्हें। लेकिन सबसे बड़े जोकर साबित हुए निशिकांत दुबे जी। उन्होंने उनका पूरा भाषण ही हंसी मजाक से भरपूर था, लतीफों से भरपूर था। अगर आप ध्यान से सुने, द्रौपदी से तुलना करना प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की, वो तो इतना हास्यास्पद था। और मणिपुर के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे और सारी बातें उन्होंने वो की जो उन्हें पढ़ाई गई थी, जो घुट्टी पढ़ाई गई थी, वो सारी घुट्टी उन्होंने पढ़ी। जैसे कि हमारे महामहिम की, हमारे माननीय की परंपरा है, वो कभी भी सवाल का जवाब, सही जवाब नहीं देते। वो यहां वहां घुमा फिरा कर कहेंगे। अगर आप कहेंगे मौसम खराब है तो कहेंगे कि हाँ शहर में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया। आप कोई भी बात कहिए वो उल्टी बात कहेंगे। तो उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, जो तैयारी उन्होंने की थी, उन्होंने सोचा था कि राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, राहुल गांधी के बारे में, फिर वो इंडिया के बारे में कुछ बोलेंगे, असम को लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कोई मुद्दा उन्हें बोलने को मिला ही नहीं। वो भूल गए कि अब तक ये 27वां अविश्वास प्रस्ताव है और इंदिरा गांधी 15 अविश्वास प्रस्ताव झेल चुकी है। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के खिलाफ लाए थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, और तब 62 विरुद्ध 350 का बहुमत था। तो यह भ्रम इन्हें नहीं होना चाहिए कि इनके पास बहुत बहुमत है और इनकी सरकार रहे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। जो प्रधानमंत्री संसद में आने से बचते हैं उन्हें संसद में आना पड़ेगा। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल तनख्वाह लेने के लिए जाते हैं। कई अफसर है ना जो तनख्वाह लेने के, और तो ऑनलाइन हो गई है तो तनख्वाह लेने भी नहीं जाते। तो उन्हें ये सब आदत पड़ी कि हम ना बोलें, हम तो यूएन के लायक आदमी हैं, हम तो, हमारे तो पैर दूसरे देशों के राष्ट्रपति छूटते हैं, छोटे छोटे देशों के। और आज ही अजीत पवार ने हमें बहुत महान, देश का सबसे महान नेता बोला है, तो हमें आने की जरूरत नहीं है। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है आज मोदी जी पूछेंगे इनसे, निशिकांत दुबे जी से, तुमने मुझे द्रौपदी क्यों कहा? निश्चित तौर पे द्रौपदी का मतलब क्या हुआ? द्रौपदी और चीरहरण का संबंध क्या है? एक बेचारी नारी जो कई लोगों के बीच फंसी थी, इतनी बेचारी थी कि उसका चीरहरण हो रहा था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था। मोदी जी बौखलाए होंगे, हो सकता है कि आज से उनका रेटिंग खत्म हो जाए। आपके निशिकांत दुबे जी को मैं 20-25 साल जानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राइस कैसे की ये भी जानता हूँ मैं, और हम लोग में अक्सर बात भी होती है, सेंट्रल हॉल में बहुत अच्छी बातें होती है। इनके साथ यही है कि ये जो कागज पत्तर लाते हैं, ये कागज पत्तर अब कहना नहीं चाहिए, अपने यहाँ कई सांसद हैं जिन्हें कागज पत्र दिया जाता है, यहाँ से नहीं, वो पुरानी परंपरा है, लेकिन ये उसी कागज पत्तर पर रहते हैं।
और ये ज्यादातर आप देखे होंगे फाइनेंशियल इकोनॉमिक की जो भी मुद्दा उठाते हैं वही उठाते हैं वो। तो फिर झारखंड में जो वो आरोप रोनी सिंह लगा रही, वो सब आरोप बहुत कुछ सामने आ चुका था, वो फंसने वाले भी थे। तो उनका भी है अपना, हर आदमी की कमजोरी होती है, उनकी कमजोरी जो है उससे हम नहीं जाना, लेकिन आज जो उन्होंने कहा जिस तरह रियली बहुत और किसको धृतराज बना रहे, किसको भीष्म पितामह बना रहे थे, किसको वो द्रोणाचार्य बना रहे थे, मतलब सारे गुरुओं को उधर ही बैठा रहे थे कांग्रेस की तरफ। वे बहुत ही और वो भी जो पहला ऑरेटर था, जो सरकार की तरफ से पहला बोलने वाला था, बल्कि उससे बढ़िया थोड़ा सा काम की बात ये किए थे, आपके जो रिव्यू हैं उन्हीं को पहले बुला देते, कम से कम वो लिस्ट लेके आंकड़े लेके आए थे क्या क्या है। प्रदीप भाई मणिपुर पे अपने मामा की टांग के अलावा कुछ बोला क्या? नहीं कुछ नहीं। चीरहरण तो संजय जी वही हुआ था ना, जैसा उस चीरहरण की बात नहीं कर रहा हूं, चीरहरण तो वही था जिसको घेर के कौरवों ने 2-3 अबलाओं को घेर के पूरा चीरहरण करके नंगा घुमाया था। पूरे देश देख रहा, प्रधानमंत्री ने देखा। अब मतलब बेशर्म कहना अब ये असंसदीय भाषा नहीं रह गई, ये भी बता दे। पिछले 8-9 साल में जितना कुछ हुआ है उसमें बेशर्म शब्द कहना अब कतई में असंसदीय नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये अब इसके अलावा कोई वाक्य नहीं है बोलने लायक कि हम कहें कि साहब ये है वो है। आप भी जो गिना रहे थे वो सब क्या था, आप भी उत्तेजित होकर क्यों बोल रहे थे कि हमें ये डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया, लेकिन मैं बोलूंगा ये क्या किया जाए। इतना पतन भाई 25 साल से हम भी देख रहे हैं एज ए रिपोर्टर, पार्लियामेंट लोकसभा पत्र दीर्घा में बैठ के सेंट्रल, इस तरह का हम लोग भी जॉर्ज का भाषण होता था, वाजपेयी का, इवन सुषमा स्वराज, इन लोग का भाषण दौड़ के जाके कहीं हम लोग कैंटीन में रहते थे, बाहर के दीर्घा में, प्रेस दीर्घा में पहुंच जाते थे। जॉर्ज कहीं टीवी पे आता था, देख लिया कि हाँ जॉर्ज बोल रहे हैं, वाजपेयी जी बोल रहे हैं। विचार था बोलना, मतलब और झगड़ा भी होता था। चंद्रशेखर मुखिया बन जाते थे, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं, आप भाई आपको वो भी याद होगा जो उमा भारती, वो जो कागज का फाड़ा गया था आरक्षण को लेके, पूरा सब वेल में आ गया, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था। झगड़े होते थे, कागज फाड़ के फेंके जाते थे। एक आध बार वो महिला आरक्षण को लेके थोड़ा सा गड़बड़ी भी मची मुलायम सिंह और वर्सेस उमा भारती के बीच, लेकिन इस तरह की भाषा, इस तरह का अटैक 1-2 बार और हुआ था, वो भी बीजेपी की तरफ से किया गया था, जो सोनिया गांधी पर इन लोगों ने आरोप लगाया था, जो बहुत ही गंदे वाक्य थे। तो ये इनकी, और एक और बता दें, निशिकांत संघ के ट्रेन सिपाही नहीं है, ये आप लोग मत समझिए कि वो समता पार्टी के छोटे नेता थे। बेसिकली वो उद्योगपतियों के बहुत करीब रहे, उन पर लाइजनर होने का आरोप लगातार सोशल मीडिया पे चलता रहा कि कभी एसआर ग्रुप के लिए, कभी अंबानी अडानी के लिए। वो निशिकांत सांसद कम और एक लाइजनर के रूप में दिल्ली की जो पूरी पॉलिटिकल है लाइन है, उसमें निशिकांत को इसी तरह लोग जानते हैं। आप सब कह रहे हैं, मैं नहीं कहना हाँ, एक बेहतर फिक्सर है, मतलब आप थोड़े आपके कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो बातें कह रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे हैं, प्रचलन में है, हम लोग बहुत पहले जानते हैं। अच्छा, एक महिला तो, एक पत्रकार तो कह रही है ना कि तुम में हिम्मत है तो जो तुम पार्लियामेंट में कह रहे हो, बाहर आके कहो ना। अब किसी सांसद के लिए कितना शर्मनाक है कि एक महिला पत्रकार तुम्हें खुलेआम चैलेंज दे रही है, रोनी सिंह, कि तुम बाहर आओ। वो बाहर आके, चूंकि जो पार्लियामेंट में बोलते हैं वो विशेषाधिकार होता है, इस पर कोई क्लेम नहीं है, लेकिन जो बातें तुम हाउस में कह रहे हो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दो। कल तो रोनी मेरे से 4 PM में कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो ANI को बुला के कह दो, वो तो तुम्हारी अपनी एजेंसी है, उस पर कह दो। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं निशिकांत जी में। खैर, अच्छा रहा बहस, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, प्रकाश जी, धनंजय जी, प्रदीप जी। रात को 8 बजे इसी चैनल में हम बात करेंगे कि ED का नोटिस आ गया हेमंत सोरेन पे, अब अगला नंबर किसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया मुझे, हमारी डिबेट में रहे आप लोग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अपने सभी दर्शकों का। थैंक यू।